हेलो फ्रेंड्स, लाइकेन की वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझते हैं थैलस स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने जनरल कैरेक्टर को बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आके आप वीडियो को देख सकते हैं। इस पार्ट में हम समझते हैं लाइकेन के क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले हम लेंगे क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन हमेशा किसी न किसी कैरेक्टर के बेस पे होता है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी को मैंने पहले भी बताया था कि फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरोकार्प भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रूटिंग के बॉडी के बेस पे जेल ब्रुकनर ने 1907 में क्लासिफाई किया था लाइकेन को दो ग्रुप्स में। पहला ग्रुप था एस्कोलाइकेन और दूसरा ग्रुप था बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन को हम समझते हैं, तो इसमें जो फंगल पार्ट था वो कौन सा था? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर्स थे। और बेसिडियोलाइकेन जो था उसमें जो फंगल पार्ट था उसमें बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर थे। तो याद करने में बहुत ही आसान है, कोई भी ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब एस्कोलाइकेन में दो हैं जो बेसिकली दो में डिवाइड है। पहला है डिस्कोलाइकिन और दूसरा है पायरिनोलाइकिन। तो डिस्कोलाइकिन को जिम्नोकार्पी भी बोलते हैं और पायरिनोलाइकिन को पायरिनोकार्पी भी कहते हैं। तो जो जिम्नोलाइकिन है, जिम्नोकार्पी है, डिस्कोलाइकिन जिनको कहा गया है, उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कैसी होती है? एपोथीशियम होती है, जिसका एग्जाम्पल है परमिलिया। और जो पायरिनोलाइकेन है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है वो पेरिथीशियम है। मैं एपोथीशियम और पेरिथीशियम में पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इसका एग्जांपल है डर्मेटोकार्पन। ठीक है, बेसिडियोलाइकेन जो है उनमें बेसिडियोमाइसिटीज के जो फंगल कंपोनेंट है वो बेसिडियोमाइसिटीज का होता है। इसका एग्जांपल है कोरेला, लेपिडोस्ट्रोमा, मार्केंडियम फेलिना और मल्टीक्लैबुला और एक्एंथोलाइकेन। ठीक है, तो ये बेसिडियोलाइकेन के एग्जांपल्स हैं। अब हम क्लासिफिकेशन का दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। वो क्लासिफिकेशन दूसरा था, ये दूसरे एलेक्सोपोलस और मिम्स ने क्लासिफाई किया था 1979 में। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट ने काफी फेमस है और इन्होंने फंजाई का भी क्लासिफिकेशन किया है। फंजाई की बुक्स भी इनकी बहुत अच्छी है। तो इसमें जो इन्होंने तीन ग्रुप बताए, पहला एस्कोलाइकेन, दूसरा बेसिडियोलाइकेन और तीसरा ड्यूट्रोलाइकेन। किसी को ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें एस्कोमाइसिटीज, इसमें बेसिडियोमाइसिटीज और इसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज के फंगल कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके आधार पे इन्होंने भी फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे इनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। लाइकेन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम जरा डिटेल में समझते हैं। तो इसमें क्या होता है? एल्गल जो पार्ट होता है वो उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और ये बेसिकली दो ग्रुप से मिलकर बनता है। यहाँ पे या तो मिक्सोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर होंगे, यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट बनाएगा, या फिर क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें एल्गल पार्ट में दो होते हैं, या तो क्लोरोफाइसी का होगा या मिक्सोफाइसी का होगा। ठीक है, अब फंगल पार्ट जो होता है उसमें जो बेसिकली होता है एस्कोमाइसिटीज के होंगे या फिर बेसिडियोमाइसिटीज के होंगे। कुछ केसेस में ड्यूट्रोमाइसिटीज के भी होते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो ये वाला पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 75% लाइकेन, मतलब जैसे मैंने बताया था 400 लगभग जेनरा है, तो 400 का 75 जो परसेंट है कि लगभग इसमें से 75% जो जेनरा है टोटल का, यानी कि 300 के करीब में लाइकेन के जो जेनरा है वो जो ग्रुप बनता है, एक क्लोरोफाइसी और एस्कोमाइसिटीज, इन दोनों को मिक्सअप में बनते हैं, क्योंकि उसमें एल्गल पार्ट भी होगा और फंगल पार्ट भी होगा। तो एल्गल पार्ट ज्यादातर में क्लोरोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स हैं और एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर्स हैं। इन दोनों के मेंबर्स को मिलाकर जो लाइकेन बनते हैं वो 75% लाइकेन के पार्ट्स, टोटल लाइकेन की स्पीसीज का 75% कवर अप करते हैं। इनके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें आपको समझना है कि इक्वल बेनिफिट होता है, दोनों को बराबर बराबर लाभ मिलता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, एल्गी क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, और वो फूड बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर होगा वो उसको कौन लाके देगा? उसको फंजाई लाके देगा। इसके अलावा फंजाई उसको हाई टेम्परेचर से बचाएगा और डेसिकेशन यानी कि सूखने से बचाएगा। ठीक है, पौधे जब सूख जाते हैं ना तो सूखने से भी यहाँ पे उसको बचाता है, क्योंकि जो एल्गल का पार्ट है उसको फंजाई यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और वाटर उसको प्रोवाइड कराता रहता है, जिससे कि एल्गल पार्ट सूखने से बचा रहता है। इसके अलावा हम कुछ समझते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक दो स्पेशल पॉइंट हैं। पहला जो है उसमें कहा गया है कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो फंजाई है वो पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से, ठीक है, पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से या फिर कंप्लीटली पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से
पैरासाइट होता है किसके ऊपर? एल्गल कंपोनेंट के ऊपर। अच्छा, ये ऐसा क्यों मानते हैं पैरासाइट? पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, ठीक है, परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर रहने वाला। तो यानी कि इनका कहना यह है कि जो फंजाई है वो एल्गी को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके ऊपर परजीवी के रूप में है। तो इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने देखा कि कुछ एल्गल सेल्स के अंदर उन्होंने हॉस्टोरिया को देखा। हॉस्टोरिया क्या होता है? एक तरीके के चूषकांग होते हैं, ठीक है, चूषकांग होते हैं। फंजाई के चूषकांग को हम क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया कहते हैं। तो जैसे ये सेल है, एल्गल सेल है, तो इसके अंदर जब फंजाई का यहाँ पे हाइफी जाएगा तो यहाँ पे एक हॉस्टोरिया बना लेगा और ये हॉस्टोरिया क्या करेगा? यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है उस सभी को, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेगा, सोख लेगा और यहाँ से माइसीलियम एल्गी का सेल जो होगी वो कम ग्रो हो करेगी और जो फंजाई की सेल है वो ज्यादा ग्रो करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसा मिलता है, ठीक है। क्योंकि इनका एक और ओपिनियन था कि ऐसा क्यों है, इसको मानने की एक और वजह है। वो वजह ये है कि अगर दोनों को अलग कर दें, एल्गी को अलग कर दें, ठीक है, और फंजाई को अलग कर दें, तो एल्गी तो सरवाइव कर लेता है, एल्गी तो बचा रहता है, लेकिन फंजाई जो है वो खत्म हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये अलग अलग सरवाइव कर सकते तो ठीक था। तो लेकिन क्योंकि ऐसा होता है तो इसलिए ये मान लिया जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, फंजाई का जो पार्ट है, वो इसके ऊपर में पैरासाइट की तरह से काम कर रहा है। एक और व्यू था साइंटिस्ट का, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यू हैं। तो एक और साइंटिस्ट ने कहा है कि जो फंगल कंपोनेंट है यानी कि फंजाई का जो पार्ट है वो प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, वो एल्गी से ज्यादा प्रभावी है। एक ये एल्गी है, ये मान लीजिए अगर किसी में जैसे शेयर होता है ना, तो अभी ये फंजाई है, तो एल्गी का जो प्रभाव है वो कम है और फंजाई का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। तो ऐसी एसोसिएशन को हम कहते हैं हीलोटिज्म, ठीक है। आपने देखा होगा कि घरों में भी जैसे मम्मी और पापा होते हैं तो फिर उनके बीच में भी किसी का एक का प्रभाव ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखा गया है ऐसे ही कि फंजाई का प्रभाव ज्यादा है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मैं बता चुका हूं, स्ट्रक्चर यानी कि उसके देखने के आधार पर हम देखते हैं कि जो लाइकेन है वो 3 टाइप के हैं। पहला है क्रस्टोज, दूसरा है फोलियोज और तीसरा है फ्रूटिकोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ आए क्रस्टोस को। क्रस्टोस में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने डायग्राम एक फोटो लगा दिया है। इसमें क्या है कि ये एनक्रस्टिंग लाइकेन होता है, यानी कि किसी भी सतह से ये बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। थिन होगा यानी कि बहुत पतला होगा, फ्लैट होगा, बिल्कुल चपटा होगा, है ना। और ये थैलस क्लोजली अडेयर टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी कि जिस आधार से ये लगा हुआ है, सबस्ट्रेटम कहते हैं आधार, ठीक है। तो जिस आधार से ये लगा हुआ है उससे ये बिल्कुल चिपका रहेगा। तो क्रस्ट लाइक अपीयरेंस होता है। क्रस्ट मतलब बिल्कुल ऐसे परत की तरह होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक परत की तरह है, ज्यादा मोटा नहीं है, बिल्कुल परत की तरह उस पर चिपका हुआ है। और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, स्पोरोकार्प होता है, वही बाहर दिखाई देता है, बाकी का माइसीलियम उसमें परत के अंदर चिपका रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है ग्राफिस, लेसिडिया, राइजोकार्पॉन, हिमेटोमा और लेसिनोरा। ये इसके बेसिक एग्जाम्पल हैं क्रस्टोस लाइकेन के। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज यानी कि लीफ लाइक, तो ये पत्ती की तरह दिखाई देता है। आपने देखा होगा ना जैसे पत्तियां होती हैं, तो ये पत्ती की तरह देखिए दिखाई दे रहा है। लोब्ड होता है, लोब्ड यानी कि इसमें ऐसी लहरदार परतें होती हैं, तो उनको हम कहते हैं लोब्ड, ठीक है। अब इसमें जो सबस्ट्रेटम होता है यानी कि जिस आधार से ये लकड़ी के ऊपर देखिए, यहाँ पे एक लकड़ी की डंडी है ना, उसके ऊपर ये देखिए चिपका हुआ है, तो उसके ऊपर चिपका रहता है। किसके वजह से चिपका रहता है? इसमें राइजोइड्स होते हैं, लेकिन इसके राइजोइड को हम राइजोइड नहीं कहते हैं, राइजाइन कहते हैं। तो राइजाइन के मदद से ये इसके ऊपर चिपका रहता है और वहां से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं परमीलिया, साइसिया, कॉलीमा, पेल्टिजेरा और जेंथोरिया और गायरोफोरा। ये इसके बेसिक एग्जाम्पल हैं फोलियोस टाइप के लाइकेन के, ठीक है। यहाँ पे भी आप दूसरा डायग्राम भी देख सकते हैं, ये मैं पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये डायग्राम्स दिखाए थे। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। तो फ्रूटिकोज लाइकेन में क्या है कि ये एक टाइप का श्रबी लाइकेन है। श्रब लाइक में झाड़ी के जैसा, श्रब का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ी कैसे लिखते हैं, ये है, ठीक है।
झाड़ी की तरह होता है ना। तो झाड़ी की तरह दिखाई देता है और वेल डेवलप होता है, पूर्ण रूप से डेवलप होगा, श्रब लाइक होगा और सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल मतलब पतली पतली गोल गोल इसकी ब्रांचेज, ऐसी डंडियां जो दिख रही हैं ये पतली पतली गोल गोल सी ऐसी होंगी। और ये इरेक्ट होगा, ये तो इरेक्ट सा दिख रहा है। और ये हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटका हुआ। तो ये देखिए ये जो हिस्सा है ये लटका हुआ है ना, किसी सबस्ट्रेटम से, यानी कि किसी ना किसी आधार से ये जहां से ये चिपका रहता है। और जिस आधार से ये चिपका रहेगा वहां से ये म्यूसिलेज डिस्क के थ्रू उससे चिपका रहता है। इसका एग्जाम्पल है असनिया, लेथेरिया और क्लेडोनिया। क्लेडोनिया वही जो रेनडियर मॉस में मैंने आपको बताया था। अब हम समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, यानी कि ये तो हमने बाहर से समझ लिया कि 3 प्रकार के होते हैं, अंदर से वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो अंदर से हम समझते हैं लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई के मुकाबले बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दोनों के पार्ट मिले रहते हैं। तो इसका जो थैलस होता है उसको हम कहते हैं कंसोर्टियम, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन के थैलस को हम क्या कहते हैं, कंसोर्टियम कहते हैं। ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो ये इतना कॉमन नहीं है कि आपने बिल्कुल याद ही हो। तो आपको ये याद रखना है कि इसके थैलस को हम क्या कहते हैं, कंसोर्टियम कहते हैं। और जो क्रस्टोज लाइकेन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर फोलियोज लाइकेन की तरह दिखाई देता है। तो क्रस्टोज और फोलियोज इनका स्ट्रक्चर एक जैसा काफी हद तक देखने को मिलेगा। और जो फ्रूटिकोज लाइकेन होते हैं उनमें लोअर कॉर्टेक्स नहीं होता है ना, और मेडुला होता है वो सेंट्रल पार्ट बनाता है। लोअर कॉर्टेक्स नहीं मिलेगा और जो मेडुला का पार्ट होगा वो सेंट्रल पार्ट बनाएगा। फोलियोज और क्रस्टोज लाइकेन में 4 पार्ट मिलते हैं। पहला पार्ट होता है अपर कॉर्टेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर कॉर्टेक्स है, ये पार्ट जो है ये अपर कॉर्टेक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद मिलता है एल्गल लेयर, ये वाला एल्गल लेयर है, यहाँ पे जो एल्गल लेयर आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है मेडुला और फिर आता है लोअर कॉर्टेक्स। और जो राइजाइन होते हैं वो लोअर कॉर्टेक्स से ही निकले हुए रहते हैं, तो वो लोअर कॉर्टेक्स का ही पार्ट होते हैं। अब हम एक एक करके सभी को समझते हैं। तो सबसे पहला है अपर कॉर्टेक्स, ऊपर का पार्ट है। तो जो ऊपर का पार्ट होता है थिक होता है, बहुत ज्यादा एकदम सॉलिड होगा, है ना, थिक होगा और प्रोटेक्टिव होगा। प्रोटेक्टिव यानी कि वो बचाव करेगा ऊपर से। तो जो ऊपर का पार्ट होता है, किसी भी चीज के ऊपर का पार्ट होता है, वो बाहर के वातावरण से बचाव के लिए बना होता है। अब ये जो अपर कॉर्टेक्स होता है ये फंगल पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा, फंगल पार्ट होगा। देखिए जो एक ये जो सेकंड वाला है एल्गल लेयर, इसके अलावा बाकी सारे जो पार्ट हैं वो सभी फंगल पार्ट हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में देखिए स्पेस नहीं है, जो सेल्स है ना इनके बीच में बहुत कम कम स्पेस है ना। और जो कुछ लाइकेन होते हैं जैसे परमीलिया है ना, उसमें ब्रीदिंग पोर्स होते हैं, यानी कि उसमें कुछ छेद होंगे छोटे छोटे से, जिसकी वजह से गैस अंदर या बाहर आ जा सकती है। तो उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग पोर, सांस लेने वाले छेद। एल्गल लेयर आता है, इसको हम गोनिडियल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि गोनिडियम सेल्स यहां से जनरेट होती हैं और गोनिडियम सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। जो एल्गल सेल्स होती हैं वो फंगल हाइफी के अंदर में दबी हुई रहती हैं, यानी कि फंगल हाइफी चारों तरफ से उन सेल्स को घेरे हुए रहेगा। अब इसमें 2 तरीके के यहाँ पे थैलस देखने को मिलते हैं। पहला है होमो आइसोमर्स और दूसरा है हेट्रो आइसोमर्स। होमो आइसोमर्स में क्या होता है, एल्गी और फंजाई की जो सेल्स होती हैं वो बराबर बटी हुई रहती हैं, बराबर एक दूसरे के साथ में उसी हिसाब से संपर्क में रहती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं थैलस के अंदर, है ना। और हेट्रो आइसोमर्स में क्या होती है, एल्गल सेल्स जो होती हैं वो अलग रहती हैं और फंगल सेल्स अलग रहती हैं। तो इसको हम कहते हैं हेट्रो, है ना। हेट्रो का मतलब अलग अलग और होमो का मतलब एक साथ में। तो इसका एग्जाम्पल है कोलिमा, लेप्टोजियम और इसका एग्जाम्पल है परमिलिया और साइसिया। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कॉमन ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी जो मिलते हैं लाइकेन में, और वो है प्रोटोकोकस, क्लेडोफोरा, नोस्टॉक, जियोकार्पसा और राइबुलेरिया। ये कुछ ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी के मेंबर और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। ये मिक्सोफाइसी के मेंबर हैं, बाकी ये दोनों क्लेडोफोरा और प्रोटोकोकस ये जो हैं वो ग्रीन एल्गी हैं। ये जो एल्गीज हैं ये एल्गी का पार्ट है लाइकेन के अंदर, ये एल्गी वो पार्ट प्ले करते हैं। अब हम समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में मेडुला का। मेडुला क्या होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है। इसमें जो फंगस के हाइफी होते हैं, यानी कि फंगल की जो सेल्स होती हैं उसके जो हाइफी फिलामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बिखरे हुए रहते हैं।
और उनके बीच में जो जगह होगी, खाली जगह होगी, वो ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो ज्यादा स्पेस मिल रहे हैं, है ना। और लोअर कॉर्टेक्स क्या होता है, वो उसी प्रकार से जैसे ऊपर अपर कॉर्टेक्स होता है, ऐसे ही लोअर कॉर्टेक्स में भी सेल टफ होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में कॉम्पैक्टली ज्यादा चिपकी रहती हैं, स्पेस उसके बीच में कम मिलेगा और उन्हीं से नीचे राइजाइन्स लगे रहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं लोअर कॉर्टेक्स का। मैं बता ही चुका हूं कि इसकी जो सेल्स होती हैं पैरेलल होंगी और एक दूसरे के साथ में कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इनमें होगा और लोअर सरफेस में होती हैं। और इसमें क्या होता है, जो कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो नीचे की तरफ निकले रहते हैं और उनसे राइजाइन्स लगे रहते हैं जो कि सबस्ट्रेटम से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, तो उसके लिए वो स्पेशलाइज होते हैं, यानी कि वो उसी के लिए बने रहते हैं। थैंक यू। मैंने इस वीडियो में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन को बताया है, तो अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट है या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई, तो मुझे जरूर पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें ताकि लोगों के पास तक सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।